Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ISP Online Learning Management System, and today is our second lecture for the course of Seismic Design of Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with specialization in Structural Engineering, and I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 2 and week number 2. So the topic of today's lecture is, first of all, we will discuss about seismic waves, ground motions, how seismic waves are creating ground motions, and what are the actual earthquake parameters which are required for the seismic design of structures. These are your reference textbooks. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा बुक्स डायनामिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स या अर्थक्वेक से रिलेवेंट कोई डिज़ाइन के बुक्स हैं तो उन बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं. नाउ द समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. इस कोर्स में फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अर्थक्वेक पढ़ा कि अर्थक्वेक जो है वो शेकिंग ऑफ द अर्थ किस तरह से अपीयर होती है या होता क्या है बेसिकली. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सीज्मोलॉजी कि सीज्मोलॉजी के अंदर हमने जो इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ हैं या इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट बेसिकली जो लेयर्स हैं वो कौन सी हैं कि इनर मोस्ट लेयर वी हैव अ इनर कोर, उसके बाद जो है वो आउटर कोर आ जाता है, देन वी हैव अ मैंटल, उसके बाद हमारे पास जो टॉप मोस्ट लेयर थी वो क्रस्ट है. क्रस्ट जो है वो अराउंड 5 to 40 किलोमीटर जो है वो उसकी थिकनेस होती है. उसके बाद जो है थिकनेस वेरी कर रही होती है. ओशंस की डेप्थ के अंदर जो है थिकनेस एक होती है और माउंटेन्स की हाइट से जो है वो थिकनेस दूसरी होती है. और सेकंड लेयर बेसिकली मैंटल जो है वो एक मोल्टन मटेरियल है जो कि उसके सरफेस के ऊपर जो है वो हमारा जो क्रस्ट लेयर है वो बेसिकली फ्लोट कर रहा है और उस फ्लोटिंग की वजह से वो एक कन्वेक्टिव करंट जनरेट करता है इन वेरियस डायमेंशंस या वेरियस डायरेक्शंस. और उन वेरियस डायरेक्शंस में करंट होने की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी बेसिकली आपके उस मोल्टन मास को बाहर की तरफ कहीं से फॉल्ट लाइंस के नज़दीक जो है वो बाहर से इरप्ट करने की कोशिश करती है और उस इरप्शन की वजह से जो है वो एक क्रस्ट ऑफ या क्लस्टर ऑफ प्लेट्स जो है वो डेवलप होता है, जिन प्लेट्स को बेसिकली हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. जब टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट्स अपीयर होती हैं तो मूवमेंट की वजह से जो है वो आपका अर्थक्वेक डेवलप होता है. जो क्लस्टर ऑफ प्लेट्स हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं या जो है वो हम उसको प्लेट्स टेक्टोनिक्स भी कहते हैं. उसके बाद हमने एक सबडक्शन प्रोसेस पढ़ा या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी डिस्कस की. सब जो सबडक्शन प्रोसेस था बेसिकली उसके अंदर जो जब मटीरियल मेंटल से बाहर की तरफ इरप्ट होता है तो वो एक एडिशनल क्रस्ट की लेयर बनाता है जिससे जो एग्जिस्टिंग लेयर है वो उसके नीचे दब जाती है. तो एक इंक्लाइन डायरेक्शन के अंदर दोनों मटेरियल जो है वो मूव करते हैं, दोनों लेयर्स मूव करती हैं और जो लेयर ऊपर की तरफ जा रही है वो आपके माउंटेन्स और हिमालयाज को जनरेट करते हैं और जो लेयर नीचे की तरफ जा रही है वो दोबारा मेल्ट होके वापस मेंटल के साथ मिक्स हो जाती है एंड दैट केस के अंदर एक बैलेंस जनरेट होता है. उसके बाद हमने काजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स पढ़े कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज क्या हैं जिसकी वजह से जो है वो अर्थक्वेक अपीयर होता है और कौन सी थ्योरीज इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से या जो एक एक्सप्लेन करते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को. उसके अंदर हमने टेक्टोनिक थ्योरी डिस्कस की और उसके बाद हमने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी डिस्कस की. इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के अंदर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो इस तरह से है कि लेट सपोज दो बंदे आपस में जो है वो एक रस्सी को एक दूसरे की तरफ, जिस तरह से हम टग ऑफ वॉर गेम खेलते हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं. उस केस के अंदर अगर एक रस्सी बीच से हाई प्रेशर के साथ वो खींच रहे हैं, अगर वो रस्सी ब्रेक हो जाती है तो दोनों के ऊपर जो है वो वैरायटी ऑफ फोर्सेस अप्लाई हुए, दोनों जाके दूर गिरते हैं. तो एग्जैक्टली जब डिफरेंट रॉक्स के दरमियान जब एक जो फॉल्ट या फॉल्टिंग प्लेट्स या फॉल्टिंग लाइंस की वजह से जब एक मूवमेंट जनरेट होती है तो बिफोर अर्थक्वेक अगर वो मूवमेंट कोई नहीं कर रहे तो वो नॉर्मल या अनस्ट्रेन्ड कंडीशन के अंदर होता है. नाउ जब उसके ऊपर मूवमेंट अप्लाई हुई तो मूवमेंट की वजह से स्ट्रेन्स डेवलप हुई हैं, खिंचाव डेवलप हुआ उस रीजन के अंदर. तो जैसे ही अर्थक्वेक अपीयर होता है उस खिंचाव की वजह से वो दोनों रॉक्स की लेयर्स टूट जाती हैं और रॉक्स की लेयर्स टूटने की वजह से एक सडन जो है वो रिबाउंड या एक बाउंस बैक अपीयर होता है दोनों मटेरियल्स की वजह से. वहाँ पे जो है एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो कि वेव्स जनरेट कराती है.
जो कि बॉडी वेव्स भी हो सकते हैं, सरफेस वेव्स की तरफ बॉडी वेव्स ही मूव करके बाद में आ रहे होते हैं। और जो रीबाउंस हुआ बेसिकली या रीबाउंड हुआ, इसी कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर जो है वो इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी बनाई गई थी, जिसको हम यूज करते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। जब स्ट्रेन्स रिलीज हुए तो एक पुलिंग एंड पुशिंग फोर्सेस जनरेट हुए, पुलिंग एंड पुशिंग फोर्सेस जनरेट हुए, और पुलिंग एंड पुशिंग फोर्सेस की वजह से हमने उनको एज अ कपल फोर्स कंसीडर किया कि बॉडी के ऊपर किस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, और उनकी वजह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमारे अर्थक्वेक का एक मेजर रीजन बनती है अर्थक्वेक अपीयर कराने में। फॉल्ट लाइंस बेसिकली जो है वो अर्थक्वेक का एक रीजन है या एक कॉज है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो अपीयर होते हैं। नाउ इन आवर टुडेज लेक्चर कंटिन्यू, ये मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसको दोबारा एक समरी ज़्यादा डिटेल के अंदर क्यों बताई, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो प्रीवियस टॉपिक से अगेन कनेक्टेड है। तो सारी चीज़ें जो है वो आपने फ्रेश कर ली। उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं कि जो पुलिंग एंड पुशिंग फोर्सेस अप्लाई हुए या जनरेट हुए स्ट्रेन की रिलीजिंग के बाद, तो वो किस तरह से जो है वो सीस्मिक वेव्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स जनरेट कराते हैं। देन these seismic waves basically जो है वो आर मेजर causes, या जो है वो आपके ग्राउंड को, ज़मीन को जो है वो मूव कराते हैं। ग्राउंड के सरफेस के अंदर डिफरेंट मोशन जनरेट होती हैं, वो किस तरह से जनरेट होती हैं। उसके बाद जो है थर्ड हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द अर्थक्वेक पैरामीटर्स, कि कौन से मेजर अर्थक्वेक पैरामीटर्स हैं जो हमें रिक्वायर होते हैं किसी भी किस्म के सीस्मिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स को, और एक सीस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए या सीस्मिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर को जो है वो बनाने के लिए हम कौन से मेजर पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं हमारी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स बेसिकली दैट आर क्रिएटेड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, कि जब हमने डिस्कस किया कि एक स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग अर्थक्वेक प्रोपेगेट्स, या जब एक ज़लज़ला आता है प्रोपेगेट होता है इन ऑल डायरेक्शन के अंदर, एक लार्ज स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस विद इन द अर्थ एज नोन एज एन इलास्टिक मीडियम। अब इलास्टिक मीडियम बेसिकली क्या था, उसके बाद हम आते हैं इलास्टिक मीडियम के ऊपर। जैसे हमने डिस्कस किया कि जब आप दो बंदे एक रबर को खींच रहे हो, या एक तार को खींच रहे हो, या इवन एक रस्सी को आप खींच रहे हो एक दूसरे की तरफ, दोनों अपोजिट एंड्स के ऊपर, तो जब अचानक से रस्सी अगर सेंटर से टूट जाती है तो एक प्रेशर डेवलप होता है, एक रिलीजिंग प्रेशर। इवन इन केस ऑफ रबर, आप जो है उसको अगर एक घर में एक एक्सपेरिमेंट हम करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ लैब, तो वो हमारा बेसिकली जो है ज़्यादा फिजिबल लगता है। तो उस केस के अंदर जो है लार्ज स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है, जब वो मटेरियल एक दूसरे की तरफ वापस शेक करके बाउंस बैक करते हैं, तो वो एनर्जी बेसिकली अर्थक्वेक को प्रोपेगेट कराती है ऑल डायरेक्शंस के अंदर ड्यू टू पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस विद इन अर्थ एज इलास्टिक मीडियम। जो अर्थ है वो बेसिकली उसका इलास्टिक मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। अब इलास्टिक मीडियम बेसिकली इज अ मीडियम व्हिच इज प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स और द क्रस्ट एंड द ओवरलाइन सॉइल ऑन दैट, कि एक क्रस्ट की लेयर जो कि मेंटल के साथ लिथोस्फीयर के साथ मिलके जो लेयर बना रही होती है, जिसके अंदर जो बेसिकली आपके मोल्टन या हार्ड रॉक्स वगैरह जहाँ से अर्थक्वेक इरप्ट होता है, तो एक हार्डेस्ट या एक डेंसर मटेरियल्स हैं, दूसरे उसके ऊपर जो है क्रस्ट की लेयर है। तो दोनों जो है वो सॉलिड रॉक्स और क्रस्ट की लेयर के दरमियान उसके ऊपर जो है वो नॉर्मल सॉइल आ जाती है, जिसके ऊपर हम जो है ग्राउंड के ऊपर देख रहे होते हैं। तो ये मीडियम पूरा जो है वो कंटिन्यूअसली या कंबाइंड मीडियम आपका बेसिकली जो है इलास्टिक मीडियम कहलाता है। एंड दीज वेव्स, जो कि सीस्मिक की वेव्स उस एनर्जी की वजह से जनरेट हुए, दैट वेव्स बेसिकली आर नोन एज अ सीस्मिक वेव्स। दीज वेव्स आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स which transmit energy from one point to the other and finally carry it to the surface। ये एक एनर्जी को, एक वेव्स जो है एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, और फाइनली जो है वो इसको सरफेस तक ले आते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल कि आप एक स्टोन थ्रो कर रहे हो एक स्विमिंग पूल के अंदर या एक टब ऑफ वाटर के अंदर, तो डिफरेंट रिपल्स के अंदर वेव्स जनरेट होती हैं। तो सीस्मिक की वजह से अगर इस तरह के कोई वेव अपीयर होते हैं, उनको हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं, जो कि एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। नाउ विद इन अर्थ
waves travel in almost a homogeneous elastic unbounded medium, क्योंकि waves move in very large volume, जो एक बल्क क्वांटिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अर्थ के अंदर जो है वो अंदर से इरप्ट होते हैं, चारों डायरेक्शंस के अंदर वो फैल रहे हैं। तो अगर एक अनबाउंडेड मीडियम, यानी कि हम एक इलास्टिक अनबाउंडेड मीडियम जो उस हार्डेस्ट सब्सटेंस के दरमियान मेंटल लिथोस्फीयर और अंदर जो क्रस्ट है उन बॉडीज या आउटर कोर है या इनर कोर है, उस रीजन के अंदर जो क्रैक्स आपकी एक अनबाउंडेड एक इलास्टिक मीडियम के अंदर जो है वो क्रैक प्रोपगेट हो रहे होते हैं, उन क्रैक्स को बेसिकली हम कंसीडर करते हैं एज अ बॉडी वेव्स। ऑन द सरफेस दे मूव एज ए सरफेस वेव, जो बॉडी के अंदर जनरेट हुए उस अनबाउंडेड मीडियम या इलास्टिक होमोजीनियस मीडियम जिसके एक अंदर मेंटल के अंदर एक मोल्टन मटेरियल है, उन रीजन्स के अंदर अगर वेव्स जनरेट होती हैं, दैट वेव्स बेसिकली आर नोन एज अ बॉडी वेव्स। और जो उनकी वजह से एनर्जी जब सरफेस तक पहुंचती है, दैट वेव्स बेसिकली आर नोन एज सरफेस वेव्स। अब सरफेस वेव्स या बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स तो एंड प्रोडक्ट है ना, जो लास्ट में बिल्कुल अपीयर होता है। अब बॉडी वेव्स बेसिकली के अंदर जब वेव्स ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर या इनटू द इटसेल्फ लेयर्स के अंदर, दो प्रोसेस अपीयर होते हैं, एक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बेसिक कॉमन टर्म्स हैं कि रिफ्लेक्ट होती है लाइट और रिफ्रैक्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस नियर द सरफेस एट एवरी लेयर, कि हर लेयर में से जब वो वेव्स पास हो रही होती हैं वहां पे जो है वो एक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का मैकेनिज्म अपीयर होता है। एज अ रिजल्ट द वेव्स गेट मॉडिफाइड, और वो वेव जो है जब एज अ रिजल्ट में या जब वेव रिफ्लेक्ट हुए या रिफ्रैक्ट हुए तो उस केस के अंदर वेव जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं। किस तरह से मॉडिफाई होती हैं? बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। उसके अंदर दो वेव्स हैं बॉडी के अंदर, जो है वो दो किस्म की वेव्स होती हैं। इंटरनल क्रस्ट के अंदर, इंटरनल अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर दो किस्म की वेव्स अपीयर होती हैं। नंबर वन इज द पी एंड एस वेव्स, जिनको हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। प्राइमरी वेव्स बेसिकली क्या होता है? पी वेव्स, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर ऑफ द सीस्मिक वेव्स। जिस डायरेक्शन में सीस्मिक वेव्स आपकी मूव कर रही हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। दैट वेव्स बेसिकली आर नोन एज पी वेव्स। एंड व्हाट आर द सेकेंडरी वेव्स? नाउ व्हाट आर एस वेव्स? एस वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स वेव्स। और एस वेव्स के अंदर पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, कि जो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपके पार्टिकल्स या उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। फ्रॉम दिस पिक्चर वी कैन इवन सी हियर, आई थिंक यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके पास पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस जनरेट हुए, ये बॉडी आपकी इस डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, यानी कि अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी फोर्सेस के हिसाब से जिस डायरेक्शन में आपका जो वो वेव्स प्रोपेगेट हो रही हैं उसी डायरेक्शन के अंदर वो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। एंड एस वेव्स के अंदर जो है वो आपकी एक ट्रांसवर्स वेव्स या एक जो है वो अप डाउन वेव जनरेट होती है, जिसको हम एज अ वेव कंसीडर करते हैं इटसेल्फ। तो ये आपकी जो है वो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन है, और ये बेसिकली आपकी जो है वो वेव्स जनरेट हो रही है। तो दीज आर नोन एज एस वेव्स एंड दीज आर नोन एज पी वेव्स। अब इसकी मजीद क्लियरिफिकेशन जो है वो आपको इस एनिमेशन से हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पी वेव अपीयर होते हैं सीस्मोग्राफ के ऊपर, उसके बाद एस वेव्स आते हैं। पी वेव जो है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं आप देख सकते हैं दोनों डायरेक्शन के अंदर। जो अपर डायग्राम है वो पी वेव है, उसके बाद जो नीचे वाली डायग्राम है ये दोनों आपके जो है वो अप डाउन या एक जो है वो पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस जनरेट कर रहे हैं ऊपर वाले में। उसके बाद सेकंड जो है वो एस वेव्स कर्व्स हैं, जिनके अंदर बॉडी जो है वो एक कर्व फॉर्म के अंदर मूव कर रही है। पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली ट्रांसवर्स मूव कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारी मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं ऑन द विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ सीस्मिक फोर्सेस। तो ये हमारे पास ओवरऑल एनिमेशन थी, जिसमें से जो है वो आपको पी वेव्स और एस वेव्स मजीद क्लियर समझ में आ गए होंगे। नाउ बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, कि जो आपकी वेव्स थी बेसिकली जो पी वेव्स हैं या जो आपकी एस वेव्स